नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल टियर 3 होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है और जो हम कह सकते हैं किंग मेकर होता है, उसके लेटर राइटिंग फॉर्मेट की और उसमें पेपर में क्या पूछा जाता है। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं लेटर ओरिएंटेड कि लेटर 50 मार्क्स का आता है, क्या क्या होता है, कितने टाइप्स के लेटर होते हैं, कैसे लिखना होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्किंग कैसे होती है। तो मार्किंग तो हम एस्से की भी बात करेंगे कि एस्से में मार्किंग कैसे होती है, किस आधार पर किस चीज़ का कितना मार्क्स मिलता है, और लेटर की भी करेंगे। हालांकि ये वीडियो लेटर ओरिएंटेड ज़्यादा होगी। इसमें हम फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में क्या आता है, इनफॉर्मल लेटर में कैसे लेटर आते हैं, कितना क्या कुछ करना होता है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, आपको मैं एस्से के बारे में डिटेल में आपको कई सारे ऐसे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एस्से ये भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एस्सेज आपको कुछ मैं अपने हैंड राइटिंग में लिख के या टाइप करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उससे थोड़ा सा कुछ ना कुछ सीख पाएँ। ठीक है, अब आपको पता होगा कि 22 को इन्होंने टियर 3 करवाने को कहा है, 22 ऑफ नवंबर को, 22 ऑफ नवंबर को। तो आपके पास 4-5 दिन का समय। तो अगर आप ये छोड़ के चल रहे हैं कि मैं उन 4-5 दिनों में कर लूँगा, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको अभी से 1 घंटे एटलीस्ट फॉर्मेट वगैरह देखते रहना चाहिए और लेटर वगैरह जब खाली टाइम हो तो पढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं लेटर राइटिंग फॉर्मेट की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना, सब्सक्राइब कर लेना, कई सारी यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इस बार का डिस्क्रिप्टिव का इशू होगा कि आप कोई गलती ना करें। जैसा कि पता होगा, एसएससी सीजीएल 2018 और सीएचएसएल 2018 इंक्लूडिंग एमटीएस वाले सबको ये इस बात का डर था कि यूएफएम ना लग जाए। तो आपको पता होगा कि इंस्ट्रक्शंस जो थी उसमें जो इमेजिनरी वर्ड मेंशन था उसके बारे में एसएससी ने कुछ नहीं बताया था। इस वजह से हमने जो कंपेन करे और एसएससी को मानना पड़ा कि उनसे गलती हुई है। लेकिन चूंकि 2019 में अगर आपको लगता है कि उसी गलती से आपको छूट दे दी जाएगी अगर आप ऐसा कुछ लिख के आते हैं जो इंस्ट्रक्शन में नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो इस बार आपको कोई गलती करके ही नहीं आनी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब आपको वहाँ कॉपी मिलती है तो आपको वहाँ पे सबसे ऊपर होता है राइट कॉर्नर में ऐसे कुछ होता है, 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। या इस तरह का बॉक्स बना होता है और उस बॉक्स में पूछा जाता है आपसे लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप लिखने वाले हैं। लैंग्वेज में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना है उस पर मार्क करेंगे और वहाँ पे ऐसे हिंदी होता है तो उसके सामने मार्क, अंग्रेजी होता है तो उसके सामने क्रॉस, अगर आप हिंदी में लिखने वाले। अगर अंग्रेजी में लिखने वाले हैं तो अंग्रेजी के सामने मार्क, हिंदी के सामने क्रॉस। समझ रहे हो? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ होती है इन्विजिलेटर आपके लिए जो सिग्नेचर कहीं पर करवाने को कहे और थंब इम्प्रेशन लगाने को कहे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी कितनी भी मेहनत हो, मेहनत पे पानी फेर सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 33 नंबर लाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप इन चीज़ों में गलती ना करें। अगर आपके मान लो मेंस तक 580 हो जाते हैं तो 33 नंबर पाके भी आप 4600 ग्रेड पे पा जाएंगे। और अगर आपको मान लो 590 हों और 33 नंबर नहीं मिले तो आपके उस 590 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, एसएससी बेली तो है नहीं, वो इंस्ट्रक्शंस देती है तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और जितना वो कहे उसके सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा ना लिखें। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि एड्रेस आप कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी हाउस नंबर ABC XYZ, किसी डॉक्टर का नाम, किसी दोस्त का नाम, ये सब बिल्कुल मत लिखिएगा, अदरवाइज यूएफएम हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि आपको, अब ज़रूरी क्या, 99% चांसेज होगा अब यूएफएम होगा ही होगा इमेजिनरी। लेकिन डरना नहीं है, बस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो सबसे पहले यूएफएम से बचेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, हम जो इंस्ट्रक्शंस दे रहेंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि सीजीएल सीएचएसएल इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको जैसा कि पता होगा कि मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, यानी 100 मार्क्स का होता है और इसमें 1 आवर का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, 1 घंटे में 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। हालांकि पेन पेपर मोड पे होता है, तो सॉल्व क्या करना होता है, लिखना होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है। आपको पता होगा सीजीएल और सीएचएसएल में एक लेटर आता है और एक एस्से। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या एस्से के ऑप्शंस होते हैं कि ये करें या इनमें से कोई सा एक ले। नहीं, सीजीएल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सीएचएसएल में भी नहीं होता। होता है एमटीएस में, जिसमें आपको वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि क्या लिखना है। उसमें लेटर भी होते हैं और एस्से भी होता है। उसमें से किसी आपको 50 नंबर का होता है, आप कोई एक लिख सकते हैं, चाहे लेटर चाहे एस्से। हालांकि यहाँ पे दोनों लिखना होता है। आपको एक पतली सी कॉपी दी जाती है जिसमें प्रश्न भी मेंशन होता है। तो उसके नीचे जैसे एस्से शुरू होता है तो एस्से लिखना होता है, उसके बाद लेटर शुरू होता है।
हालांकि आपको ध्यान होगा कि एस्से के लिए आपको 250 वर्ड्स अलॉट किए गए हैं, जिसमें 50 मार्क्स का एस्से होता है, और लेटर के लिए 150 वर्ड्स, यानी इससे ज़्यादा एक्सीड आप मतलब इससे एक्सीड ना करें। अदरवाइज आपका ऐसा नहीं है आपको फेल कर दिया जाएगा, लेकिन मान लो 250 वर्ड तक आप बॉडी ही लिख रहे हैं और उसके बाद लिख रहे हैं, तो क्या आपको फेल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने जो वर्ड लिमिट को एक्सीड करके जो भी लिखा है उसको चेक नहीं किया जाएगा, बस इतना होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी डरे ना। हालांकि मैं कहूँगा कि आप जो ये 10% की रिलैक्सेशन दी जाती है आपको, यानी कि आप ऐसे 275 वर्ड से ज़्यादा बिल्कुल ना जाएं और 235 से कम ना लिखें, उसी प्रकार अगर हम लेटर के लिए बात करें तो 165 से ज़्यादा ना जाएं और 135 से कम ना लिखें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपकी मार्किंग मतलब कहीं ना कहीं नंबर कट सकते हैं। समझ आ गया? तो ऐसे और लेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि कितना वर्ड लिमिट होती है। आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जो लोग पेपर दे चुके हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कॉपी जो मिलती है उसमें कुछ इस प्रकार से बॉक्सेज होते हैं, और बॉक्सेज में एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है। जैसे इज लिखना है तो इज यहाँ पे लिख दिया, ए लिखा है तो ए यहाँ पे लिख दिया, वर्ड लिखना है तो यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे, ठीक है। पैरा चेंज करना है तो मान लो यहाँ तक पहली लाइन खत्म हो रही है तो एक लाइन पूरा ना छोड़ें, दूसरी लाइन से यहीं से शुरू कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होता है। 33% आप मार्क्स ले आएंगे, यानी 100 में 33 तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट में जुड़ जाएगा। CHSL और CGL दोनों में टियर 3 के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। जो CGL टियर 3 होता है और CHSL टियर 2 होता है, दोनों के मार्क्स ऐड किए जाते हैं फाइनल मेरिट बनाते समय, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हालांकि MTS में केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर्स पे। तो जो SSC लेटर का फॉर्मेट फॉलो करती है, वैसे पूरे इंडिया में 99% केसेस में CBSE का पैटर्न फॉलो किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन से उनको छोड़ देते हैं, हमें मतलब है केवल SSC क्या मानती है उस पर। SSC दो तरह, मतलब ये हम CBSE का पैटर्न आपको बता रहे हैं। लेटर को दो टाइप में बांटा गया, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इसका क्या यूज है, कैसे क्या करना है, आपको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। बस इतना अभी जानते हैं कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब अगर हम बात करें कि फॉर्मल लेटर में कैसे कैसे लेटर आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे किसी न्यूज़पेपर एडिटर को आप कोई लेटर लिख रहे हैं, आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट अथॉरिटी को लिख रहे हैं, आप पुलिस को लिख रहे हैं, कमिश्नर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या आप किसी को अपने सर्वेंट को लिख के ऑर्डर लेटर दे रहे हैं या कंप्लेंट लेटर दे रहे हैं, जिसे 2018 के CGL में कंप्लेंट लेटर कहा गया था, जिसमें किसी GD रेस्टोरेंट के मतलब पुअर फूड क्वालिटी के बारे में उसके मैनेजर को बताना था, यानी कंप्लेंट करनी थी, ठीक है। इंक्वायरी लेटर, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट से या किसी से भी किसी इंक्वायरी के रिगार्डिंग लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर होता है। बिजनेस लेटर मतलब आप समझ रहे हैं, व्यावसायिक पत्र आपको पता होगा, जिसमें हम थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड बातें लिखते हैं। जॉब के लिए एप्लीकेशन लेटर जो डालते हैं, जैसे किसी के मतलब मान लो किसी ने किसी प्रेस्टिजियस पेपर में कोई ऐड निकाला, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उसको मतलब उसके मैनेजर को, कंपनी या कोई फर्म है उसके मैनेजर को आप लिखेंगे तो वो होगा आपका फॉर्मल लेटर। अगर हम बात करें बैंक मैनेजर की, बेसिकली आप ये समझिएगा कि किसी भी ऑफिशियल को अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल लेटर होगा। कंप्लेंट लेटर, ऑर्डर लेटर, ये सारे फॉर्मल लेटर में, यानी आप ऑफिशियल बात कर रहे हैं, ठीक है। लीव एप्लीकेशन, रिजिग्नेशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, मैरिज के लिए लीव एप्लीकेशन, यानी कि आपका कुछ एप्लीकेशन टाइप का होगा, यानी आप अपने हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर ये PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे होल मतलब सब कुछ डिटेल में PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी के अभी, ठीक है। तो फॉर्मेट लेटर में क्या लिखना होता है, तो फॉर्मेट लेटर जो होता है, ये PDF आप पढ़ भी लीजिएगा। फॉर्मेट लेटर आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, आपको पता होगा फॉर्मल लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है और इनफॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका लेटर फॉर्मेट होना चाहिए, आप कोई भी लेटर लिखें तो लेटर फॉर्मेट एकदम हूबहू वही होना चाहिए जो CBSE का होता है। दूसरी चीज़, आप प्रिसाइज लिखें, मतलब बातों को घुमा के ना लिखें, कम शब्दों में ज़्यादा, कहते नहीं है कि गागर में सागर वाली बातें लिखें, चाहे वो हिंदी में लिख रहे हैं चाहे अंग्रेजी में, बातों को बहुत ज़्यादा घुमाएं ना। ये चीज़ें लेटर की इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। अब फॉर्मल लेटर में अगर हम बात करें तो फॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या होता है, तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, यानी जो भेज रहा है, प्रेषक जो है उसका एड्रेस। अब इसमें वही एड्रेस लिखना है, मान लो दे दिया गया 123 गीता कॉलोनी, तो आपको बस 123 गीता कॉलोनी लिखना है। ऐसा नहीं गीता कॉलोनी इंदिरा विहार लिख दिया, गीता कॉलोनी साकेत लिख दिया, बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं करना। जो SSC ने दिया है, SSC भगवान है, वहाँ पे SSC जो देती है सेम
डिट्टो एकदम कॉपी कर देना है। उसके सिवा एक भी वर्ड न डालिएगा, अदरवाइज यूएफएम की जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट लिखी जाती है। एक लाइन छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, डेट, लेकिन बेसिकली जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, उसके माइंड में होता है आप एक लाइन छोड़ेंगे तो छोड़ दीजिएगा एक लाइन। डेट को कुछ इस फॉर्मेट में लिखिएगा, जैसे 29 दिसंबर 2019 ऐसे लिखिए, या आप लिख सकते हैं दिसंबर 29, 2019, या आप लिख सकते हैं 29/12/2019 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जैसी डेट, जो डेट रहे हूबहू छाप देना है, जो उस दिन डेट रहे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है डेट के बाद पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा, फिर रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस फिर डालेंगे, ठीक है। पहले आपने क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट लिखा एक लाइन छोड़ के, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ा, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर राइट हैंड साइड में लिखे, लेफ्ट साइड में, तो आप राइट भी लिख सकते हैं, लेफ्ट बेसिकली मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं तो लेफ्ट में लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, आपने क्या करा, सेंडर्स एड्रेस लिखा, डेट लिखा, और फिर उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस लिखा। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट राइटिंग द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर, यानी कि जो सब्जेक्ट लिखना है तो वहाँ पे आप ऐसा लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, ऐसा नहीं सब्जेक्ट ऑफ द मैटर, सब्जेक्ट लिखा ब्लैक पेन से, उसके बाद में आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख के फिर सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, आप जिस मैटर के रिगार्डिंग लिख रहे हैं वही। अब जैसे हम लोगों में आया था तो मैंने लिखा था कि कंप्लेंट अगेंस्ट वर्कर्स एंड पुअर फूड क्वालिटी, ऐसा कुछ मैंने लिखा था। अब मैं हूबहू तो नहीं बता पा रहा हूँ कि उस समय क्या लिखा था, लेकिन अब जो मुझे याद आ रहा है कि मैंने यही लिखा था। अब कोई ऐसा लिखे कि कंप्लेंट अगेंस्ट योर वर्कर्स, योर बेटर्स, फलाना ढिमका एंड फूड, मतलब पुअर क्वालिटी ऑफ पनीर, राजमा एंड ऐसा नहीं, फूड क्वालिटी लिख दिया, उसमें सारे आ गए। तो इस प्रकार से प्रिसाइज मैनर में। अब आपने सब्जेक्ट लिख दिया, आपने रिसीवर उससे पहले लिखा, उससे पहले डेट लिखा, उससे पहले क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस। अब उसके बाद सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन मतलब सैल्यूट, जिसको हम जनरली कहते हैं कि जैसे सर, किसी को रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा रिस्पेक्टेड सर मैडम स्लैश लगा के लिख दीजिएगा, या सर मैडम कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अदरवाइज या प्रोवाइडेड आपको वहाँ नाम न दिया गया हो जिसके नाम आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद शुरू होती है सैल्यूटेशन के बाद आपका मेन पार्ट शुरू होता है ऐसे का, लेटर का, वो होता है बॉडी, ठीक है। अब बॉडी को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा, 3 पैराग्राफ या 3 पार्ट जो भी कहना है। सबसे पहला पैराग्राफ होता है जिसमें आप अपना इंट्रो देते हैं, यानी इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को, ठीक है। और क्यों लेटर लिख रहे हैं, इसको पर्पज़ उसका लेटर राइटिंग का ये दिखाना होता है। अगर हम बात करें पैरा सेकंड में, तो पैरा सेकंड में आपने जिस मैटर के रिगार्डिंग बात करनी है उस मैटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिटेल इतना कि 150 वर्ड में ख़त्म हो जाए, ठीक है। और फिर बात करते हैं पैरा 3। आपको पता होगा एस्से और लेटर दोनों में जो पैरा 3 या लास्ट पैरा होता है उसमें हम कंक्लूड करते हैं मैटर को, तो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जैसे थैंकिंग यू, ठीक है, या वेटिंग फॉर योर रिप्लाई या ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद में सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम आपको ऐसे में वहाँ दिया रहेगा, लेटर में दिया रहेगा, वो लिखना है। ऐसा नहीं कि आपका नाम अभिषेक है, आप जाके वहाँ पे अभिषेक टाइप करके चले आए या लिख के चले आए, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो आपका तुरंत ऐसे करेंगे, गोला करेंगे, आपको मान लो 75 नंबर मिले, उसके बाद लिख देंगे यूएफएम नेम, और उसके बाद आपका नंबर 0 हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जो नेम दिया गया, राजन दिया गया, राजन ही लिखिएगा, रजनी ना लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए राजन लिखा, आपने साजन लिख दिया तो गए आप, यूएफएम हो गया, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर ना भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ना ही करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो देखो मैं एक लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ, ऐसे कुछ, ये आपके बॉक्सेस होते हैं इस प्रकार से। आपने सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे लिखा, एक लाइन छोड़ी डेट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी रिसीवर्स एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट बहुत छोटे शब्दों में होना चाहिए। उसके बाद सैल्यूटेशन में डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, कुछ भी लिखना है वो लिखा। यहाँ पे अभी हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होगी, आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड देन सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन। समझ आ रहा है ना क्या पैटर्न फॉलो करना है? तो ये है फॉर्मल लेटर का फॉर्म। एक बार आंख बंद करिए, मेरे साथ दोहराइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, फिर क्या लिखेंगे? डेट, फिर उसके डेट किस फॉर्मेट में? DD MM YY या MM DD YY, जैसे भी लिखना चाहे, मैंने बता दिया कैसे लिखना है। फिर रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, एक एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा, फिर उसको सब्जेक्ट बहुत प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए, फिर हमने छोड़ा एक लाइन, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, डियर सर ऐसे करके, या मैडम स्लैश लगा के वो लिखा, फिर बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट कर दिया। जरूरी नहीं कि सैल्यूटेशन के बाद आप लाइन छोड़ें,
अगर ज़्यादा लाइन छोड़ देते हैं तो आपका जो लेटर होता है वो बहुत लेंदी लगने लगता है, तो ज़्यादा लाइनें भी ना छोड़िएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, मान लो आपका ऐसे यहाँ बॉडी खत्म हो रही है, यहाँ पे अगली लाइन में, वहाँ पे तुरंत मत लिख दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो आपकी होनी चाहिए वो थोड़ा अलग दिखनी चाहिए कि मतलब आपने अलग लिखा है। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर खत्म, अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर ऐसा होता है कि आपने किसी रिलेटिव को लिखा, ब्लड रिलेशन आपका किसी के साथ है उससे लिखा, फ्रेंड्स के पास लिखा लेटर, पेरेंट्स के पास लिखा, सिबलिंग्स, क्लासमेट्स, नेबर्स, किसी के पास लिखा, तो ऐसे लेटर को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल लेटर का कोई ऐसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है कि आपको ये फॉर्मेट फॉलो ही करना है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा आपको फॉर्मेट तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको मार्किंग दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में, फॉर्मल और इनफॉर्मल में इतना अंतर है, इसमें सब्जेक्ट आता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। यानी आपको ध्यान होना चाहिए कि आप अपने, अच्छा आपको जैसे पता होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को लिखते हैं तो क्या आप फ्रेंड से कोई फ़ोन करते हैं तो आप क्या हेडिंग डालते हैं, भाई साहब मैं आपसे इससे रिगार्डिंग बात करना, वहाँ पे तो हम कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बात कर लेते हैं। तो उसी प्रकार याद रखिएगा कि इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम अपने फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स मतलब हो गया, सिबलिंग्स हो गया, या ब्लड रिलेशन जिनसे भी है, रिलेटिव्स हो गया, इनको लिखते हैं तो उनमें मैटर बताना कोई ज़रूरी या सब्जेक्ट बताना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, फॉर्मल लेटर में लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले एड्रेस तो लिखना ही है। किसका एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस, ये सेम रहेगा जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर में लिखा था। उसके बाद डेट सेम रहेगा जैसा कि हमने फॉर्मल लेटर में लिखा था। सैल्यूटेशन, अब वहाँ पे जैसे रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखते थे तो डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर, या अगर कोई नाम दिया गया है, योर एल्डर ब्रदर टिंकू मान लो दिया गया है तो डियर एल्डर ब्रदर टिंकू, या डियर यंगर ब्रदर टिंकू ऐसे लिख देंगे, या डियर पूनम, डियर सिस्टर पूनम, ऐसे जो भी आपको दिया गया वो लिखिएगा। नाम अगर नहीं दिया गया तो बिल्कुल मत लिखिएगा। अगर नाम नहीं दिया गया, आपसे कहा गया आप अपने यंगर ब्रदर को भेजिए तो आप लिख दीजिएगा डियर ब्रदर। हो गया, बहुत हो गया। अब बॉडी में आपको पता होगा सैल्यूटेशन आपने खत्म करा, उसके बाद बॉडी शुरू होती है। जैसा कि हम फॉर्मल लेटर में डिवाइड कर रहे थे 3 पार्ट में, 3 पैरा में, उसी प्रकार यहाँ भी डिवाइड करेंगे 3 पैरा में। पैरा 1 बिगिनिंग में थोड़ा सा आशीर्वाद, थोड़ा सा प्यार और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे, ऐसा कुछ आशा करता हूँ। फिर पैरा सेकंड में मेन कंटेंट लिखेंगे जिसके रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं, जैसे शादी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, आप किसी की शादी में नहीं आ पाए इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, किसी को आपको समझाना है कुछ उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, किसी को ग्रीटिंग देनी है उसके, जिसके रिगार्डिंग बात करनी है वो लिखेंगे। फिर पैरा 3 होती है एंडिंग, और एंडिंग थोड़ा सा खुशहाल रखिएगा। अगर खुशहाल मैटर है, अगर दुखी वाला मैटर है तो थोड़ा दुखी रखिएगा और रिकवर करने की कोशिश करिए, मतलब रिकवर करने की वो दीजिएगा, बेस्ट विशेष बोलिएगा। तो आपको सबसे पहले कौन सा एड्रेस लिखना है? आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में पहले 2 एड्रेस लिखे जाएंगे, पहले सेंडर्स एड्रेस फिर रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, आप पलट भी सकते हैं, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, आप पहले सेंडर्स लिख सकते हैं, रिसीवर्स लिख सकते हैं, जो भी पहले लिखने का मन करे वो लिखें। फिर उसके बाद DDMMYY आपको ये लिखना है, डेट, मंथ, ईयर, जिस फॉर्मेट में डेट डालनी है वो डालेंगे। ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है 29 दिसंबर, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन में डियर ब्रदर, डियर मम्मी, डियर पापा, ऐसे कुछ, मतलब जैसे वहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम लिखते थे वैसे यहाँ पे डियर लगा के लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन खत्म हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा। फिर बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी थोड़ा ऐसा रखिएगा, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको कुल मिला के 50 वर्ड में सैल्यूटेशन, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट और सेंडर्स नेम होना चाहिए, और बाकी आपका 100 वर्ड में बॉडी होनी चाहिए। बॉडी में सबसे पहले बिगनिंग होती है। बिगनिंग में आपको पता होगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, फिर उनके बारे में पूछेंगे और आशा करेंगे, ऐसा लिखेंगे कि आशा करते हैं आप लोग भी सही होंगे। उसके बाद बॉडी मेन पार्ट जिसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद में फिर आप मतलब क्लोज करेंगे या एंड करेंगे, और उसके बाद में सेंडर्स नेम जो उसमें आपके प्रश्न पत्र में दिया रहेगा वो डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर इस वजह से लिख दिया जाता है कि सिग्नेचर अगर वहाँ पे मेंशन है सिग्नेचर कर दीजिएगा, तो अपना नहीं करिएगा। और सिग्नेचर का बेसिकली नाम ही, मतलब सिग्नेचर का मतलब ही यही होता है, कैपिटल लेटर में नाम लिख दो, या स्मॉल लिखना चाहो तो ऐसे, जैसे मेरा नाम रोहित है तो मैं रोहित लिख दूंगा, आपका नाम मोहित है तो आप मोहित लिख दीजिएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि रोहित मोहित, मैं यही आपका चेक करना चाह रहा था कि क्या आप रोहित मोहित लिखेंगे। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नाम, मान लो आपका नाम रोहित है
और वहाँ पे अमित आया है तो आप रोहित ना लिख के अमित लिखेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है जो वहाँ पे दिया रहेगा, जो आपके प्रश्न पत्र में मेंशन्ड है वही लिखना है। अब आप कहें कि सर वहाँ पे नाम ही ना मेंशन्ड है, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम नहीं मेंशन्ड है तो नाम मत लिखिएगा, ठीक है। यूएफएम करवाने से बेटर है 1 नंबर कट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूएफएम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम, किस आधार पर मार्किंग की जाती है। तो देखिएगा ये एसएससी की तरफ से ही रिप्लाई है, ये 2016 का प्रश्न पत्र था जिसमें इन्होंने एसए में स्वच्छ भारत मिशन पूछा था और लेटर में क्या पूछा था उस पर भी बात कर लेते हैं। तो एसए की यहाँ पे बात हो नहीं रही है तो हम लेटर पे सीधे पहुँचते हैं। हालांकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। देखिएगा आपसे कहा गया लेटर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्समैन एट रियो ओलंपिक, ये इसके रिगार्डिंग आपको किसी को मैसेज लिखना था, मतलब किसी को लेटर लिखना था, मैसेज नहीं लेटर लिखना था। ये 2016 का पेपर है, ठीक है। 50 नंबर आपको मिलने थे, 200 वर्ड में लिखना था। यहाँ पे आपको 200 वर्ड दिया गया था, हालांकि ये 150 वर्ड में लिखना होता है, तो ध्यान रखिएगा ये 200 ना करके 150 कर लीजिएगा, ठीक है। 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो आपको इन्होंने कहा था कि लेटर फॉर्मेट के 4 नंबर मिलते हैं। यानी अगर आपने फॉर्मेट सही लिख दिया, जो मैंने बताया, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस वाला, डेट, फिर सब्जेक्ट, फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं आएगा। अब अगर आपका इनफॉर्मल लेटर आया और आपने सब्जेक्ट डाल दिया तो आपका फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट का 4 नंबर पूरा नहीं कटेगा, 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि 1 नंबर होता है सेंडर्स एड्रेस, 1 रिसीवर्स एड्रेस, 1 डेट पे, इस प्रकार से नंबर मतलब बटे होते हैं। तो पूरा 4 नंबर ना कट के 1 नंबर कट जाएगा। क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप अपनी बातें क्लियरिटी से रख पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, इसके होते हैं 8 नंबर। तो बहुत नंबर इसके मिलते हैं। तो आपकी जो भी लैंग्वेज होनी चाहिए वो लूसिड होनी चाहिए, यानी कि एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल बना रहे हैं, बहुत अच्छे ईडियम यूज कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है, उसको एग्जामिनर को लग जा रहा है कि आप बहुत दिखावा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम साफ साफ सुंदर अच्छे वर्ड्स में, बहुत अच्छे वर्ड्स भी नहीं यूज करने, 2-4 वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, अब देखिएगा सबसे पहले जो स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखेंगे, हालांकि यहाँ पे चूंकि रियो ओलंपिक था तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखा गया। अब मान लो आपने कुछ ऐसा लिखा कि जैसे मान लो यूजेज ऑफ फ़ोन के लिए आप अपने छोटे भाई टिंकू को लिख रहे हैं, तो आप बताएंगे कि उसके यूजेस मतलब फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, यानी बेनिफिट्स, यानी प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। तो प्रॉस एंड कॉन्स के 10 नंबर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है आपके लेटर की बॉडी का। फिर उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस से, यानी कि जैसे कोई चीज़ है कि पास्ट में अगर हम यूज नहीं करें, अब यहाँ पे तो चलो टेक्नोलॉजी था या मान लें कि यहाँ पे गेम था, तो गेम की बात हो रही है तो पास्ट परफॉर्मेंस से तुलना अगर आपने की है तो उसके 10 नंबर दे दिए। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको सीधे सीधे आप जो भी लेटर लिख रहे हैं, अगर मान लो किसी को कोई सलाह दे रहे हैं तो आप उसको प्रॉस भी समझाएंगे उस चीज़ के और कॉन्स भी बताएंगे और एक्सेसिव यूज से नुकसान क्या है वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। आप एक आध एग्जांपल दे सकते हैं कि फलाने ऐसा ही, मेरा मित्र ऐसा यूज करता था, उसके साथ ऐसा हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन फ्यूचर, यानी कि आपको, चूंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे टॉपिक था रियो ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस है उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे कहा गया कि कैसे सजेशन देनी है कि कैसे इंप्रूव होगी स्थिति। हालांकि अब जैसे मान लो आप अपने भाई टिंकू को यूजेस के, फ़ोन यूजेस के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि इससे आँख की कमजोरी हो सकती है, इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, दुनिया में हेट्रेड फैल रही है वो आप देखेंगे, उसके फ़ायदे बताइए, लेकिन बताइए एक्सेसिव यूज से कई सारी चीज़ें, पढ़ाई में कमज़ोर हो जाओगे, जैसा कि आप ये चीज़ करना चाहते हो ये नहीं कर पाओगे, खेल में आप ध्यान दे रहे हो, खेल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मान लो खेल का है तो खेल में ध्यान देना जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके जो ये एकेडमिक है वो गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी था कि 10% वर्ड लिमिट में भी अलाउड, यानी कि आपका 150 वर्ड अगर होता है तो 135 से 165 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर दी जाएगी कॉपी, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 150 या 155 तक खत्म कर दें, ठीक है। कहा गया कि मोर देन 10% वर्ड बियॉन्ड 220 वर्ड्स में सिंपली बी स्ट्रक ऑफ नॉट टू बी इवेल्युएटेड, यहाँ पे कर लीजिएगा 175 वर्ड, यहाँ पे 175 कर लीजिएगा, यानी 175 वर्ड से ज़्यादा आपका इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे सीधे लिख दिया गया था, कुछ लोग पूछते रहते हैं कि फेल तो नहीं हो जाऊँगा, बिल्कुल नहीं फेल होंगे, यानी कि 175 से ज़्यादा जो लिखेंगे वो आपका नहीं चेक होगा, सीधी सी बात होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि
अच्छा, एक चीज़ और बताना था, ध्यान रखना क्या है कि आपका जो लैंग्वेज वगैरह होते हैं, राइटिंग, हैंड राइटिंग वगैरह के भी मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियरिटी, कमांड ओवर लैंग्वेज, कंटिन्यूटी मतलब होता है एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ पा रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं एक लाइन कुछ अड़बी लिखा, एक तड़बी लिख दिया, तो ऐसे जुड़ नहीं रही है दो लाइनें, मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रही है, मतलब आदमी का पढ़ने में ध्यान आप नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो वो आप मतलब आप लिख के और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं आपका इवेल्युएशन कर दूंगा जब भी मेरे पास टाइम होगा। तो एक बार इंस्टाग्राम आईडी नोट कर लीजिए, I_M_Rohit_त्रिपाठी। यहाँ पे आप भेज दीजिएगा। आपके एसेस का और लेटर्स का मैं जब टाइम होगा इवैल्यूएशन कर दूंगा, और जो आपके पास रिमेनिंग टाइम है उसमें, जैसे पूरा दिन पढ़ा, 1 घंटे जो समय बचता है उसमें आपको क्या करना है, लेटर फॉर्मेट, एसे फॉर्मेट, कहाँ पे नंबर कट सकते हैं, पुरानी कॉपीज जैसे शुभम जैन भैया ने शेयर किया है, बहुत सारे इवन कोचिंग शेयर करते हैं, बहुत सारे कोचिंग शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा। और मेरी कॉपी जैसे RTI से आती है तो मैं आपको दिखाऊँगा क्यों 75 नंबर मिले। ठीक है, तो वो कॉपी से बहुत कुछ क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। ऐसे मतलब कल या परसों तक मैं आपको ऐसे के लिए भी जो मार्किंग स्कीम है कैसे क्या करना है उसके लिए भी डिटेल में वीडियो लाऊंगा। आज हो गया लेटर फॉर्मेट, और लेटर पे भी वीडियो लाऊंगा। आपको ये भी बताना है कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो भी बता दूंगा, बस आपको बस पढ़ते रहना है। बेस्ट विशेस फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम। जय हिंद। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की भी और इंस्टाग्राम की।